सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हम आपके लाइब्रेरी सेक्रेटरी साहब का, इस बार एसोसिएशन का, पूरी कैबिनेट का, और हमारे जो डिसिप्लिन कमेटी के चेयरमैन हैं, मेरे छोटे भाई हैं सैयद कमर सब्जवारी साहब, कुंडी साहब, कि ये तशरीफ़ लाए। और इनका यहाँ होना हमारे लिए बड़ा बाइस इफ्तिखार है कि it is being given the touch that this is a formal series of lectures। मैं इसको lectures नहीं कहूँगा, पर मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स को सीरीज़ ऑफ डिस्कशंस में तब्दील करें, बिकॉज वी आर ऑल कोलीग्स। हम जो तमाम हैं, कोई जूनियर सीनियर नहीं होता, ये तमाम जो बार में लोग आए हैं, मैं हूँ, कुंडी साहब हैं या सब्जवारी साहब हैं, वी आर ऑल आर स्टूडेंट्स। We all are students and we will remain students till the end of our life, especially in law। जिस दिन आप ये समझते हैं कि आपको लॉ पे अबूर हो गया, दैट इज़ एंड ऑफ योर लर्निंग। इसी तरह अब देखते हैं कि 1955, 55, 56 की जजमेंट्स होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट आके 2020 में 2019 में उसको रिवर्स करती है। इसका ये नहीं है कि वो जजमेंट गलत होती है, वो होता है कि एक नया लॉ डेवलप होता है, विद द पैसेज ऑफ टाइम नई चीज़ें आती हैं और उसी की नई इंटरप्रिटेशन आती है, और आप देखते हैं कि वो इंटरप्रिटेशन जो है वो आज तक किसी के ज़हन में नहीं आई। तो जो ये लॉ है ये किसी की मिरास नहीं है। हमारे उस्ताद मोहतरम काजी मीन साहब वो कहते थे कि ये किताब किसी की नहीं, उसी की है जो पढ़ता है। ये उसकी भी नहीं है CPC जिसने इसने लिखी है, ये उसी की है जो इसको पढ़ता है। तो हम कोशिश करेंगे, it would be treated as a group discussion। Me and कुंडी साहब और कमर सब्जवारी साहब, we will share our experience। हमारा एक्सपीरियंस शायद आपसे थोड़ा बहुत बेहतर हो सकता है, लेकिन आपके पास कोई टाइम भी है, आपका नॉलेज भी है, आप नए पढ़े हुए हैं, ताज़ा पढ़े हुए हैं, तो आपका जो नॉलेज है वो हमसे बेहतर होना चाहिए, आपकी रिसर्च बेहतर होनी चाहिए। हम जो चीज़ उसमें ऐड कर सकते हैं वो हमारा एक्सपीरियंस है, हम उसको रिफ़ाइन कर सकते हैं, आपकी किसी क्वेरीज का जवाब दे सकते हैं ड्यू टू अवर एक्सपीरियंस। लेकिन ना हमारी अब प्रॉब्लम ये है कि शायद हमें उतना सहूलतें नहीं है, उतना हमारे पास स्किल नहीं है कि उसकी सर्चिंग कर सकें जो आपके पास है। तो इसलिए मैं ये एडमिट करता हूँ कि कोई बाज़ दफ़ा कोर्स में या आपकी इस ग्रुप डिस्कशन में कोई ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है जिसको मैं आंसर करने के लिए भी आपसे वक्त ले सकता हूँ कि भाई मैं इसको कल आंसर करूँगा। ये किसी की मिरास नहीं है, आपको भी पूछने में इसलिए शर्माना नहीं चाहिए कि जो चीज़ मुझे नहीं आती या सब्जवारी साहब या कुंडी साहब को नहीं आती, वो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको आएगी। तो इसलिए ये क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन हर ग्रुप डिस्कशन के आखिरी 10 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर रखेंगे। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अपने मोबाइल फ़ोन को, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ करके दे दिया, ये 1.5 घंटा अपने मोबाइल फ़ोन को स्विच ऑफ करें। ये समझें कि ये हम इबादत के तौर पे अपने प्रोफेशन के लिए इस काम के लिए बैठे हुए हैं। ये 1.5 आवर हमने अपने स्किल्स के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए रखना है। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम CPC। मैं कुदरती तौर पे जब मैंने ये शुरू किया तो मैं आई केम अक्रॉस लेक्चर्स जो ईयर 2005 में व्हेन आई हैड जॉइंड एज अ सिविल जज, तो हमें लेक्चर सैयद नजम हुसैन काजवी साहब ने दिए थे, हु इज़ अथॉरिटी ऑन दिस टॉपिक। तो मैंने उनको भी कंसल्ट करते हुए, ये पता नहीं कहाँ से मुझे मिल गई, लेकिन ये अब उस पर जो डेट लिखी हुई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप में से बहुत सारे हमारे बच्चे होंगे जो उस वक्त कोई 4th या 5th क्लास में होंगे। दिस इज़ 3rd of January 2005, एग्जैक्ट 16 years बैक जो है वो जो हमने नॉलेज लेना शुरू किया था विद द पैसेज ऑफ टाइम आई एम शेयरिंग विद यू। अब जो CPC है उसमें नो डाउट कि मैंने जो आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए टॉपिक रखा है दैट इज़ ओनली रिलेट्स टू द सिविल सूट्स, और उसका जो ग्रुप डिस्कशन का हमने टॉपिक रखा है फ्रॉम इंस्टीट्यूशन टिल एग्जीक्यूशन, कि आपने इंस्टीट्यूशन से लेकर एग्जीक्यूशन तक उसको पाया तकमील तक किस तरीके से पहुंचाना है। उसमें आपको कौन कौन सी हर्डल्स आएंगी और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी आपने केयर करनी है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप भूल जाएं
या आप ना करें तो वो क्योरेबल हैं, और कौन सी हैं जो क्योरेबल नहीं है, उसकी आपको कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड योर इमेजिनेशन होंगे, और वो आपको और आपके क्लाइंट्स को भुगतने पड़ेंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं एक आपको एक ओवरऑल सीपीसी में देना चाहता हूँ, विदाउट टचिंग माय सब्जेक्ट, ये एक ओवरऑल व्यू है। सीपीसी को अगर आपने ग्रिप करना है और आप चाहते हैं कि सीपीसी हमें इसमें जो प्रोविजंस हैं वो कंटेंट इन सीपीसी एज वेल एज इट्स रूल्स, बिकॉज द रूल्स आर द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ द सीपीसी। ये जो रूल्स हैं ये पार्ट ऑफ सीपीसी एनेक्टमेंट के नहीं है, ये इसका रूल्स हैं जिसमें प्रोसीजर दिया गया है। आपका जो सेक्शंस हैं वो 158 तक अब हो गए हैं, आगे 152 154 तक थे। इसमें आपका सब्सटेंस दिया गया है कि इस चीज़ में क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। अब वो किस तरह प्रोवाइड होगा, अब उसमें सिर्फ ये दिया गया है कि ए सूट शिल स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन ऑफ ए प्लेट। प्लेट की कोई डेफिनेशन नहीं दी, प्लेट कैसी होगी, किस तरह प्रेजेंट होगी, रिटर्न कैसे होगी, रिजेक्ट कैसे होगी, ये तमाम जो है वो आगे रूल्स में दिया गया है, विच इज़ द फर्स्ट स्केड्यूल ऑफ सीपीसी। तो आपको अगर सीपीसी देखनी है तो आपने इसको पार्ट्स में देखना है, आपने इसको पार्ट्स में देखना है। इसका जो पार्ट 1 है, सबसे पहले जो सीपीसी है ये है सेक्शन 1 to 8, ये इसका प्रिलिमिनरी है। पार्ट 1 से ये शुरू होती है, और पार्ट 1 है सूट्स इन जर्नल, जो आज हम पढ़ रहे हैं, सूट्स इन जर्नल। और ये सेक्शन 9 से लेकर वो पार्ट्स 35C 35C ये इसका पार्ट 1 है। पार्ट 1 सूट्स इन जर्नल, और यही वो प्रोविजंस हैं जो आप सिविल सूट्स में आपको मेन ऑर्डर 1 से ऑर्डर 20 तक, और सेक्शन 9 से लेकर सेक्शन 35A तक आपको इनसे वास्ता पड़ेगा, इनमें कंटेंट होगी। उसके बाद इसका पार्ट 2 शुरू होता है, दैट रिलेट्स टू एग्जीक्यूशन, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेक्शन 36 एंड गोज टू सेक्शन 74, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो आपका ऑर्डर है वो है ऑर्डर 21। उसका फिर पार्ट 3 है, वो है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स। पार्ट 4 सूट्स इन पर्टिकुलर केसेस, स्टेट के और जो गवर्नमेंट के होते हैं। और उसके बाद है आपका पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग्स, जिसमें आर्बिट्रेशंस हैं, पावर टू स्टेट केस ऑफ ओपिनियन ऑफ कोर्ट है। उसके बाद है पार्ट 6 है सुप्रीमेंटल प्रोसीडिंग्स। 95 तक आपकी जो भी प्रोसीडिंग्स है वो बिफोर द ट्रायल कोर्ट है। अब 96 ऑनवर्ड, दिस इज पार्ट 7, इट रिलेट्स टू अपील्स, रिव्यू, रिवीजन। बल्कि ये अपील्स की तरफ से 112 तक, रिव्यू और रिवीजन का अलग पार्ट है 113, 14 और 15, और पार्ट 9 है स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू हाई कोर्ट्स। पार्ट 10 में रूल्स हैं, और पार्ट 11 में मिसलिनियस है, और उसके बाद फर्स्ट कैजुअल है। तो दिस इज द, अगर आपने ये देखना है तो आपको सीपीसी को इस हवाले से देखना पड़ेगा, इसको पार्ट्स में पूरी अगर आप देखेंगे पूरी ग्रिप करना, तो आपको कम से कम जजेस एंड एडवोकेट्स आर सपोज टू नो वेयर इज़ द लॉ, दे आर नॉट सपोज टू नो व्हाट इज़ द लॉ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये 7 पार्ट्स में मेरे पास ये जो प्रपोजिशन है मैंने किस पार्ट में तलाश करनी है। तो दिस इज़ द बेसिक जो आपकी एक है सीपीसी, उसका एक ब्रेकअप है। अब जो हम कोर्स के हवाले से मैंने जो चीज़ आपको रखी है,
आज का जो है वो इंट्रोडक्शन के हद तक है और कोशिश करेंगे कि फर्स्ट पार्ट में हम देखें। हमने सिविल सूट को फॉर दिस कोर्स एंड दिस डिस्कशन 4 हिस्सों में तकसीम किए। पार्ट ए में हमने रखा है प्री इंस्टीट्यूशन। वकील के लिए, जज के लिए तो सिर्फ कोर्ट में काम करना होता है, वकील के लिए उसने कुछ काम अपने चैम्बर में बैठ के करने होते हैं, कुछ काम उसने कोर्ट में बैठ के करने होते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान करने होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट उसके लिए वो होता है जब वो अपना ब्रीफ तैयार कर रहा होता है, जब वो लोगों से चीज़ें ले रहा होता है, उससे फैक्ट्स ले रहा होता है और अपना केस तैयार कर होता है। तो इसको हमने जो है वो फर्स्ट पार्ट में रखा है। इसको हमने नाम दिया है प्री इंस्टीट्यूशन स्टेज। इंस्टीट्यूशन से पहले जब आप अपना प्लेन तैयार करना है तो आपको क्या क्या ज़रूरियात हैं, दिस इज़ पार्ट ए प्री इंस्टीट्यूशन स्टेज। और इसमें आपको इसका आगे हमने इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया है कि प्री इंस्टीट्यूशन स्टेज पे आपने किस हवाले से आपने देखना है कि केस किस 3 स्टेज में कैसे तैयार करना है। और सबसे पहले जो है वो आपका है, ये आपके नोट्स में है, वेयर टू फाइल द सूट, सिविल सूट, वेयर टू फाइल द सिविल सूट। आपने ये सिविल सूट कहाँ दायर करना है। और इसमें जो रिलेटिंग प्रोविजंस हैं, अब जो सेक्शन 6 है, 9, 15 एंड 21 है, अब CPC के अमेंडमेंट के बाद आर्डर 7 रूल 10 है, और सेक्शन 3 to 16, 3, 16 to 24 एंड वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोड ऑर्डिनेंस 1962 भी इसमें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आपने, अब दूसरा ये कि व्हेन टू फाइल द सिविल सूट, कि आपने ये सिविल सूट कब दायर करना है। और इसके लिए जो आपने रेलेवेंट प्रोविजंस देखनी है वो है लिमिटेशन एक्ट, कि आप जो सिविल सूट दायर करने जा रहे हैं इसकी लिमिटेशन क्या है। where period to file is provided in the first schedule in the order 2, स्पेशली ऑर्डर 2 रूल 2 आपने देखना है कि आपने कोई चीज़ छोड़नी नहीं है, तमाम क्लेम एक दफ़ा लेके आना है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और थर्ड को हमने किया है जी हाउ टू फाइल द सूट एंड व्हाट टू राइट इन द प्लेंट एंड व्हाट नॉट टू बी राइट, कि आपकी प्लेंट की ड्राफ्टिंग जो है वो क्या होनी चाहिए, आपने उसमें क्या क्या चीज़ें लिखनी और क्या चीज़ें नहीं लिखनी। और इसके लिए आपकी जो प्रोविजंस हैं वो है सेक्शन 26, ऑर्डर 6, 7, ऑर्डर 1, 3, सेक्शन 79, 80, 83 to 86, ऑर्डर 27 रूल 1 to 3, ऑर्डर 28 रूल 1 and 2, ऑर्डर 39 रूल 1 and 2 जो आपकी पिटिशंस होती हैं, एंड 10, ऑर्डर 32 रूल 1 and 2, ऑर्डर 33 रूल 1 and 3, ऑर्डर 34 रूल 1 एंड अपेंडिक्स ए। ये इसके आपको प्लेंट और प्लीडिंग्स की CPC के साथ अपेंडिक्स A, B, C और ये है, उसमें आपके इनकी फॉर्मेट मिलेंगे। तो ये आपकी जो प्लीडिंग्स के हैं ये अपेंडिक्स A और इसका सब 2 है। ये फर्स्ट पार्ट में वी विल डिस्कस ये वो तमाम मैटर्स हैं विच इज़ टू बी डेल्ट व्हाइल सिटिंग इन योर चैम्बर, और उसको हमें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने पॉइंट्स लेने हैं, किस तरीके से हमने केस बनाना है, किस तरीके से सबसे पहले हमने क्या चीज़ बिफोर ड्राफ्टिंग द प्लेंट हमने असेस करनी है, और उसके बाद अपने ड्राफ्ट करना है और किस तरीके से ड्राफ्ट करना है। सेकेंड मरला आता है इंस्टीट्यूशन, प्री इंस्टीट्यूशन स्टेज के बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ। अब जो आफ्टर इंस्टीट्यूशन को हमने 3 हिस्सों में तकसीम किया। ये प्री इंस्टीट्यूशन है, एक है प्री ट्रायल, एक है ट्रायल और एक है पोस्ट ट्रायल। प्री ट्रायल में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ पे, जिस तरह आपका ट्रायल फौजदारी में कब शुरू होता है, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। तो जो सिविल ट्रायल है इट टेक स्टार्ट्स आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़। इससे पहले जितनी भी हैं वो प्री ट्रायल हैं। उसमें चाहे आपका फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट है, आपका डेटर स्टेटमेंट है, आपकी जो है वो इम्पाउंडिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ ए डॉक्यूमेंट है, व्हाट्सएवर जो भी अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट है, ये तमाम जो है इट इज़ कवर्ड अंडर द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स। ऑर्डर 15 तक जो तमाम प्रोसीडिंग्स हैं
वो हैं प्री ट्रायल प्रोसीडिंग, और इसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो 27, 27A एंड 32 ऑफ CPC है। ऑर्डर 5 है जिसमें समनिंग होती है। अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन अपीयरेंस, ये ऑर्डर 9 है। आगे इसके रूल्स लिखे हुए हैं, वो आप देख लेंगे, हम डिस्कस करेंगे। सबमिशन एंड ड्राफ्टिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट है, ये ऑर्डर 8 है। अब जो है सेक्शन 26A भी आ गया है जो अमेंडमेंट के बाद है। उसके बाद है टेम्परेरी इंजंक्शन की पटिशनर तो बहस है, जितनी भी टेम्परेरी इंजंक्शन की पटिशंस हैं। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन है जो कि आजकल हमारी कोर्ट्स में नहीं होती। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट aspect of civil procedure code because it narrows down the controversy before the framing of issues। अगर इन चीज़ों को अगर देख लिया जाए तो बहुत इश्यूज जो है बड़े शॉर्ट रह जाते हैं, लेकिन एक गलतुल आम है कि हम तमाम प्लीडिंग्स पे, हर कंट्रोवर्सी पे हमने इशू फ्रेम करना है विदाउट सीइंग कि ये कंट्रोवर्सी क्या बेटर स्टेटमेंट से या इन चीज़ों से हल की जा सकती है। उसके बाद है जी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हैं। उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट, प्रोडक्शन एंड इम्पाउंडिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट है। उसके बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज है, और ऑर्डर 15 कहता है डिस्पोजल ऑफ सूट ऑन फर्स्ट हियरिंग व्हेन पार्टीज आर नॉट एट इशू। दिस इज द प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स ऑफ ए केस। अब प्री ट्रायल प्रोसीडिंग ऑफ केस से जो केस आगे जाता है उसका फिर क्या होता है, ट्रायल। और ट्रायल स्टार्ट्स फ्रॉम रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एंड इट एंड्स ऑन प्रोनाउंसमेंट ऑफ ए जजमेंट। और इसमें जो आपके इसको हमने दिया है कि ट्रायल, और ट्रायल में जो है वो 16, 17, 18, 19, 19A एंड 20 ये सारे जो हैं ये ड्यूरिंग ट्रायल के एविडेंस। अब जो नई अमेंडमेंट है इसमें 26C है, 4 to 12, 26D ये सेक्शंस हैं, 35, 33 to 35A, 75 to 78। Summoning of attendance of witness, summoning and attendance of the witnesses, ये ऑर्डर 16 रूल 1, 6, 7, 8, 10 एंड 14 है। एडजर्नमेंट्स डील करता है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑर्डर 17 रूल 2 एंड ऑर्डर 17 रूल 3, 17-3 में जो रोज़ बात होती है ऑर्डर 17 रूल 3। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर 18 में एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस, एग्जामिनेशन, re-examination, cross-examination, how to put the question, if there is a dispute of a question, how it is to be resolved, ये तमाम ऑर्डर 18 में आता है। और इसी ऑर्डर 18 में आगे कहते हैं कि कोर्ट कैन कंडक्ट द इंस्पेक्शन ऑफ द एट द स्पॉट, ऑर्डर 18, 16 आई थिंक। अगर ऑर्डर 19 है विच रिलेट्स टू द एफिडेविट्स, और इसमें डिस्कस होगा कि कौन कौन की जो पॉइंट्स हैं वो एफिडेविट्स के ज़रिए साबित किए जा सकते हैं, एफिडेविट्स कहाँ लिए जा सकते हैं, एफिडेविट कहाँ नहीं लिए जा सकते, और एफिडेविट्स अगर लिया जाए उस पर क्रॉस एग्जामिनेशन हो तो उसमें क्या उसकी लीगल वैल्यू क्या है। उसके बाद कमीशन इसमें भी हो सकता है, ऑर्डर 26 इज़ रेलेवेंट। बाद ऑफ एविडेंस जो है वो कमीशन के ज़रिए होती है, और अब नई में जो अमेंडमेंट है उसमें तो CPC के अंदर सेक्शंस में भी आ गया कि कमीशंस के ज़रिए होगी। और आखिर में जो होता है वो ऑर्डर 20 रिलेट्स टू जजमेंट्स। जजमेंट्स कितनी किस्म की होती हैं, जजमेंट डिग्रीज कितनी किस्म की होती हैं, जजमेंट डिग्री किस तरह पास होती है, और इसकी जो है प्रीलिमिनरी डिग्री कहाँ होती है और फाइनल डिग्री कहाँ होती है। ये है प्रोसीडिंग्स ऑफ ए ट्रायल। और इसके बाद है पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग। पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग्स में इट इज़ अ वाइडर टर्म, इवन अपील इज़ द पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, रिवीजन इज़ द पोस्ट ट्रायल प्रोसीडिंग, बट relating this course and this discussion, we have only considered the execution proceeding. This is the post trial proceedings. Execution का सबसे जो लेंथी ऑर्डर है CPC में वो कौन सा है, ऑर्डर 21। तो बता सकते हैं इसके कितने रूल्स हैं? नहीं यार 118 तो नहीं, 104 है। मैं बताऊं
किताब देखनी किताब देख, किताब ये देखे, ये किताब देख। आप सबका जवाब गलत है, मतलब है ठीक हो सकता है, लेकिन I सर think चाह it's- रहे थे कि आप सीपीसी उठाते हैं या नहीं उठाते। सीबीसी अच्छा ये भी अच्छा। अब हमारी सीपीसी में क्या है ये देख लेते हैं। ऑर्डर 21। तो दिस इज द आउटलाइन ऑफ अवर कोर्स, अवर डिस्कशन। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको ये तमाम को अलहदा करके एक दे दिया है, और इसके साथ ही कोर्स की मैंने आउटलाइन दी है। ये इसमें जो है वो हम ये डिस्कशन करेंगे। प्री इंस्टीट्यूशन में इन डिटेल दी है कि क्या क्या डिस्कशन करेंगे, और इसमें जो इन डिटेल जो चीज़ें मैंने बताई हैं ये है। और इसके बाद जिस पार्ट में भी आप खुद अपने बेशक नोट्स लें, मेरी कोशिश ये होगी कि जो भी हम डिस्कशन करेंगे उसका जो मेरे पास ड्राफ्ट होगा वो मैं आपको दे दूंगा, उसकी आप कापियाँ करा लें। आपके कहीं जिस तरह ये देखें, हमने 2005 में ये लेक्चर्स लिए थे, तो आज तक ये फाइल हमें काम आ रही है। इस स्टेज पे शायद ये आपके काम आ जाए, जिसको अपने साथ रख लीजिए। तो मेरे ख्याल में आज के लिए ये आउटलाइन है। आज कोई कोर्स के हवाले से को डिस्कशन करते हैं। कितना टाइम है? टाइम क्या है ये आप सीपीसी लेके बता सकते हैं। 20 मिनट रहते हैं, 3 बजे। अच्छा मेरे ख्याल में हम कुछ शुरू कर सकते हैं अगर इजाज़त हो। सर यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो देखते हैं, फिर शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा ये है कि इस लेक्चर में इससे आगे ये जो कॉज ऑफ एक्शन है ना, इसको थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना है, लेकिन इन ले मैन फैशन। क्योंकि अगर एक नया वकील है और उसके पास क्लाइंट आता है, तो वो कौन से फैक्ट्स हैं जिसको देख के हम कहेंगे अब ये कॉज ऑफ एक्शन बन जाता है। एक्शन बीइंग सिविल सूट, कॉज वो फैक्ट्स हैं जो कि उसको एंटाइटल कर देता है कि वो अब जाके दावा फाइल कर सकते हैं। तो इस पे सर जरूर आप इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिकॉज ऑर्डर 7 to 11 में ये वर्ड नहीं लिखे हुए कि प्लिंटिव हैज नो कॉज ऑफ एक्शन। ये गलतुल आम में हम एक ऑब्जेक्शन लेते हैं, प्लिंटिव हैज नो कॉज ऑफ एक्शन। इट मे बी दैट प्लिंटिव हैज द cause of action, but the narration of the facts in your plaint is such that it doesn't disclose cause of action. आपने कोर्ट के सामने आपने फैक्ट्स प्लेस कर दिए हैं। अब कोर्ट्स ने आपको ये नहीं देखना कि आपके दिल में क्या है, या आपकी फाइल में क्या है, या आपके घर में क्या चीज़ है। कोर्ट ने देखना है कि ये प्लेंट जो मेरे सामने रखी गई है, इससे इसका कोई कॉज ऑफ एक्शन क्या है, बिनाए दावा। इसको हम उर्दू में क्या कहते हैं, बिनाए दावा, कि इसको कोई ग्रज है जो कि लीगली एड्रेस किया जा सकता है। एक शख्स एक प्लेंट लेके आ जाता है जी कि ये बंदा फौत हो गया, मुझे इसका 1/2 हिस्सा दिया जाए। वेदर दिस प्लेंट डिस्क्लोजेज एनी कॉज ऑफ एक्शन, इट डजंट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन अनलेस इट इज स्टेटेड दैट हाउ ही इज इंटाइटल्ड हाफ ऑफ द शेयर। और इसके लिए उसको क्या लिखना पड़ेगा, उस बंदे से उसका अपना रिश्ता लिखना पड़ेगा। उसको लिखना पड़ेगा जी कि ये बंदा फौत हो गया है, मेरा इससे ये रिश्ता था, अकॉर्डिंग टू ममनल लॉ मैं इतने का हकदार हूँ, तो मुझे दिया जाए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेंटिफ विल हैव नो कॉज ऑफ एक्शन। आफ्टर ड्राफ्टिंग ऑफ द प्लेंट यू हैव टू शो द कोर्ट दैट योर प्लेंट डिस्क्लोजेज कॉज ऑफ एक्शन। और प्लेंट किस तरह होगी कि उसमें आप फैक्ट्स लिखेंगे। अगर आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स छोड़ देंगे तो इट डजंट डिस्क्लोज अ कॉज ऑफ एक्शन। ये कॉज ऑफ एक्शन की हेडिंग में इसको डिस्कस करेंगे। बाज़ दफ़ा कॉज ऑफ एक्शन प्री मेच्योर होता है, कॉज ऑफ एक्शन होता है लेकिन प्री मेच्योर, अभी मेच्योर नहीं होता, और उसमें भी जो है वो लोग केस ले आते हैं। मसलन कोई मिसाल दे सकते हैं प्री मेच्योर कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है। So maybe time was given, return of टाइम वाज ए गिवन, किसी भी काम। time was given for a return of amount and that has not been happened. आप उसने 3 साल बाद वापस करना है, आप 2 साल बाद दावा लेके आ गए हैं जी मुझे पैसे दिए जाए। या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मिसाल दे सकते हैं कि उसने आपको 2 महीने बाद रजिस्ट्री करा के देनी है और 15 दिन बाद आप कोर्ट में आ गए हैं कि मुझे रजिस्ट्री करा के दे,
या एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि जब तक कि फाइनली केस डिसाइड नहीं होता आप मलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस नहीं कर सकते। मलिशियस प्रोसिक्यूशन में बंदा बरी होता है, आप उसको ले आते हैं, तो दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड द प्री मेच्योर काज ऑफ एक्शन। मुमकिन है कि वो काज ऑफ एक्शन बाद में आपको राइज हो जाए, लेकिन एट द रेलेवेंट टाइम बिकॉज अपील इज पेंडिंग, तो दैट इज अ प्री मेच्योर काज ऑफ एक्शन। तो काज ऑफ एक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बाकी जितने भी हैं वो अब कोर्ट फीस कितने ग्राउंड है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट के? 4 ग्राउंड है। 3 जो है उससे बल्कि 2 से आप आगे पीछे नहीं जा सकते। वो तो बड़े है कि आपने कोर्ट फीस नहीं लगाई या आपने उसको प्रॉपरली वैल्यू नहीं किया। सारा जो प्लेंट पे और सारा जो लॉ 711 पे डेवलप होता है, ना कोर्ट फीस पे इतना डेवलप हुआ है ना उस पे हुआ है। ये इसी पे हुआ है कि प्लेंट डजंट डिस्क्लोज कॉज ऑफ एक्शन एंड बार्ड बाय लॉ। इट इज अ वाइडर टर्म, बार्ड बाय लॉ। लिमिटेशन बार्ड बाय लॉ है, रेस्ट जुडिकाटा बार्ड बाय लॉ है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बार्ड बाय लॉ हैं। तो इस चीज़ पे ये डिस्कशन होती है, क्योंकि 2 फर्स्ट बैरियर्स हैं जो आपने क्रॉस करने हैं। फर्स्ट बैरियर्स हैं जो आपने क्रॉस करने हैं बिफोर कन्विंसिंग द कोर्ट टू इशू द समन टू द अदर पार्टी। एक है आर्डर 7 रूल 10 और दूसरा है आर्डर 7 रूल 11 कि आपकी प्लेंट ना रिटर्न होनी चाहिए ना रिजेक्ट होनी चाहिए, और उसके बाद आप कामयाब होंगे कि आप दूसरी पार्टी को सुने जाएं। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का और कॉज ऑफ एक्शन का एक ही है। उसका जो आप समझ सकते हैं कि मैं उसको एक आसान वर्ड्स में ये कहूँ कि उसका लिटमस टेस्ट ये है कि आपने ये देखना है विदाउट गोइंग टू द डीपर एप्रिसिएशन ऑफ द केस ऑफ द अदर पार्टी विच मे बी आफ्टर द फाइलिंग ऑफ रिटन स्टेटमेंट, कि ये जो प्लेंट है अगर इस सारी को मैं दुरुस्त मान लूँ तो क्या इसको कोई रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। दिस इज द टेस्ट फॉर रिजेक्शन ऑफ ए प्लेंट और द हैविंग अ कॉज ऑफ एक्शन और नॉट हैविंग द कॉज ऑफ एक्शन। तो उसमें ये इसको आप कह सकते हैं, हम जो हाई कोर्ट में इनलिमनी आपका खारिज हो जाता है। इनलिमनी मीन के दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही अगर आपका केस खारिज हो जाता है, तो वो एक तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि उसका बंदे का केस ही ना बनता हो और वो खारिज हो जाए। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारी नालायकी की वजह से हम फैक्ट्स ऐसे नहीं लिख पाते कि वो होता है, तो हमारी वजह से नहीं होना चाहिए। हमने प्लेंट को इस तरह फ्रेम करना है, प्लेंट को इस तरह ड्राफ्ट करना है कि वो रिजेक्शन ऑफ प्लेंट का केस ना बने, उससे वो कॉज ऑफ एक्शन बने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करें जी। While sitting in your chamber, when a client comes to you, he is a layman. आपने उससे तमाम नोट्स लेने के बाद 3 चीज़ों का फैसला करना कि ये जो बात बता रहा है, ये जो उसने एक बंदा है वो आपका कहता है जी मेरी ज़मीन पे कब्जा हो गया, जी मेरी ये ज़मीन है इस पे कब्जा हो गया, मुझे कब्जा लेके दे। तो यू बीइंग अ लॉ नोइंग पर्सन, बी अ लॉयर, आपने उसको ये बताना है कि आपने उसको रिलीफ कहाँ से लेके देना है, कैसे लेके देना है, इसकी लिमिटेशन क्या है, इसकी ड्राफ्टिंग कैसे होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपने डिसाइड करनी है वो बता सकते हैं क्या है? no, इसकी रेमेडी क्या है? कुंडली सवाल, ये सिविल सूट बनता है, फैमिली सूट बनता है, क्रिमिनल सूट बनता है, प्राइवेट कंप्लेंट दायर करनी है। मैंने इसको ये रिलीफ वो आ गया आपके पास, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट का इस्तेग़ासा क्या चल सकता है। तो ये तमाम चीज़ें आपने उस बात समझने के बाद आपने अपना नॉलेज, अपना जो आपका एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए आपने ये देखना है कि आपको मैंने ये रिलीफ सिविल सूट से लेके देना है, ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देना है, फैमिली प्रोसीडिंग में देना है। अब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने सिविल प्रोसीडिंग में इसको देना है, क्योंकि हमारा मैटर ये है, क्रिमिनल की तरफ हम नहीं जाते। आपने आफ्टर टेकिंग द नोट्स आपने इस चीज़ को देख लिया कि ये इसको मैंने रिलीफ सिविल कोर्ट से लेके देना है, सिविल सूट बनता है। और सिविल सूट का टेस्ट है सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी। सेक्शन 9 डिफाइंस द सिविल सूट्स। कोई बंदा डिफाइन करेगा सेक्शन 9? सॉरी सर, मैं डिस्कशन में
सेक्शन 9 कोई डिफाइन करे, लेमैन की तरह करे, बेशक एज ए एक्सपर्ट ना करे। रजिया बताएं। The civil court has jurisdiction in all cases. कौन सा, किस सूट को आप सिविल सूट कह सकते हैं? सर जिसमें सिविल राइट इंटरेस्ट, जिसमें राइट टू ऑफिसर प्रॉपर्टी कंटेस्ट हो, राइट टू ऑफिसर प्रॉपर्टी कंटेस्ट हो, उसको सिविल। ये नेक्स्ट एक लेक्चर में मैं आपको पूरी लिस्ट दूंगा जो सुपीरियर कोर्ट्स ने ये कहा है कि ये सिविल राइट्स हैं, ये सिविल सूट बनता है, ये सिविल सूट नहीं बनता। बाज़ दफ़ा ये इस तरह मिक्स होता है कि एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में वो सिविल सूट बनता है, लेकिन एक स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस के बगैर वो सिविल सूट नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं कहता हूँ आई एम मुगल बाई कास्ट, मैं इसको डिक्लेयर कराना चाहता हूँ, इट इज़ नॉट अ सिविल सूट। भाई मैं जो भी कास्ट रखूँ इसका किसी से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। इट इज़ नॉट अ, मैं नहीं डिक्लेयर करा सकता कि मैं आई एम अ पर्सन ऑफ ए मुगल कास्ट, मैं नहीं डिक्लेयर करा सकता। लेकिन अगर मेरे कबीले की कोई एसोसिएशन है और मैं डिक्लेयर कराना चाहता हूँ कि बीइंग मुगल आई एम इंटाइटल्ड टू बी अ मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन, नो अ राइट इन ऑफिस, a right to join at the association has been approved. Now the question that whether I am a Mughal by caste or not, it is a civil right. तो बाज दफ़ा वही बात, किसी बंदे का क्या मजहब है इस पे कोई डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं होती कि फलां सुन्नी है या शिया है, विदाउट एनी अदर थिंग। जब तक कि कोई और चीज़ उसके साथ रिलेटेड ना हो, आप डिक्लेयर नहीं करा सकते जी इसको सुन्नी डिक्लेयर करें, इसको शिया डिक्लेयर करें। बट व्हेन इनहेरिटेंस इन क्वेश्चन and it is to be divided under Hanfi or Shia law, then this question that whether he was a Shia or Sunni, this is a relevant question. This is a question of a civil suit. तो ये इतने मिक्स हैं कि आपको बाज़ दफ़ा वही सिविल सूट बनता है और बाज़ दफ़ा वही सिविल सूट नहीं बनता। लेकिन टेस्ट क्या है कि राइट एन ऑफिसर प्रॉपर्टी वेयर इन द सूट इन विच द राइट ऑफ एन ऑफिसर प्रॉपर्टी इज कंटेस्टेड इज अ सिविल सूट। तो सबसे पहले आपने टेस्ट करना है after getting the notes that it is a civil suit or not, and when you come to the conclusion that it is a civil suit, इसकी remedy civil suit में है, then you have to decide number 1, क्या decide? Jurisdiction. आपने किस कोर्ट में जाना है, आपने किस कोर्ट, और उसमें दोनों जरूरी हैं, पेक्यूनियरी जुरिसडिक्शन भी है और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन भी। कि आपने इसको डिस्ट्रिक्ट जज के पास लेके जाना है, इसको सिविल जज के पास लेके जाना है, या बाज़ दफ़ा हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन होती है आपने हाई कोर्ट में लेके जाना है, बाज़ दफ़ा आपने इसको इस्लामाबाद की कोर्ट में लेके जाना है, इसको रावलपिंडी की कोर्ट में लेके जाना है। तो दिस सेकंड क्वेश्चन विच इज़ टू बी आंसर्ड कि आपने इसको किस कोर्ट में लेके जाना है, इट रिलेट्स टू द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट। उसके बाद क्या डिसाइड करना है जी, मैं आपसे ये डिसाइड करूंगा। ये कॉमन बात है, ये कॉमन बात है। सबसे पहले वो बंदा आया, आपको बताया, उसने हम डिसाइड किया कि इसका सूट फॉर पोजेशन करना है। ये आगे एक अलग बात है, पोजेशन किस तरीके से करना है, पोजेशन अंडर सेक्शन 8 करना है, पोजेशन अंडर सेक्शन 9 करना है, पोजेशन थ्रू पार्टीशन करना है, ये लंबी बहस है। लेकिन आपने ये तय कर लिया है कि मैंने इसका सूट फॉर पोजेशन तय करना है और सिविल कोर्ट में है, तो उसके बाद आपने देखना है कि इसको किस सिविल कोर्ट में लेके जाना है, उसमें टेरिटोरियल भी है और पेक्यूनियरी भी है। अब सेकंड है जी लिमिटेशन भी है। उसके बाद आपने क्या देखना है, मैं बिल्कुल फॉर्म ऑफ सूट पे आ रहा हूँ, जो चीज़ जिस तरतीब से लिखी जाएगी उसी तरतीब से बता रहा हूँ। पार्टीज टू द सूट कि भाई मैंने ये करना है, तो किसके खिलाफ करना है और किसकी तरफ से करना है। आपने किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ करना है, किसी प्राइवेट पर्सन के खिलाफ करना है, आपने 2 बंदों की तरफ से करना है, आपने 1 बंदे की तरफ से करना है। जेंडर ऑफ प्लेंटिफ्स भी है, जेंडर ऑफ डिफेंडेंट्स भी है, जेंडर ऑफ कॉजेज ऑफ एक्शन भी है कि कॉजेज ऑफ एक्शन आप कौन कौन से ज्वाइन कर सकते हैं। आज तो मैं आपको आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपने दूसरा देखना है कि इसमें पार्टीज कौन से होने चाहिए, पार्टीज टू द सूट कौन सी, प्लेंटिफ्स कौन होंगे, डिफेंडेंट्स कौन होंगे, कितने प्लेंटिफ्स होंगे, कितने डिफेंडेंट्स होंगे, और डिफेंडेंट्स में कौन से डिफेंडेंट्स के लिए आगे उनको है कि एक होती है नेसेसरी पार्टी, एक होती है प्रॉपर पार्टी। नेसेसरी पार्टी कौन सी होती है,
जिसके बगैर सूट का फैसला ही नहीं हो सकता। आपने ए से कर्जा वापस लेना है, ए के पास कब्जा है और आप ए को पार्टी नहीं बना रहे, तो आप नो इफेक्टिव डिग्री कैन बी पास। शाह साहब ने बड़ी डिटेल कि जिसको शामिल किए बगैर उसका फैसला ही नहीं हो सकता, दैट इज अ नेसेसरी पार्टी। और उसके बाद होती है एक प्रॉपर पार्टी। प्रॉपर पार्टी होती है कि वो उसके बाद फैसला तो हो सकता है, लेकिन उसको पार्टी बनाने से आपका दुरुस्त फैसला होगा या वो फैसले में सहूलत देगी। मसलन रेवेन्यू रिकॉर्ड है, पटवारी है, सीडी है, अब इनका हमारे केस से कोई तल्लक नहीं होता, लेकिन वो अपना इनपुट देते हैं। अब हर केस में जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो नेसेसरी पार्टी नहीं होते, या सीडीए नेसेसरी पार्टी नहीं होता, इरिस्पेक्टिव के आपका रिलीफ मेन ही सीडीए के खिलाफ हो, मतलब अलाटमेंट का झगड़ा है और अलाटमेंट सीडीए की हो, तो उसमें तो वो सीडीए नेसेसरी पार्टी है। लेकिन दो ए और बी का एक प्लॉट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, तो उसमें सीडीए इज नॉट नेसेसरी पार्टी, लेकिन हम उसको क्यों पार्टी बनाते हैं? इसलिए पार्टी बनाते हैं कि वो अपना रिकॉर्ड देगा और इनपुट देगा, वो बता देगा कि इसका दूसरा सूट तो नहीं चल रहा, ये प्लॉट कैंसिल तो नहीं हुआ, या बाद में जब इसने एग्जीक्यूशन करानी है तो उसमें उनको ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि हमको नहीं सुना। तो दो किस्म की पार्टीज होती हैं, एक होती है नेसेसरी पार्टी, एक होती है प्रॉपर पार्टी। आगे इसको फिर डिस्कस करेंगे कि अगर पार्टी नहीं बनाएंगे तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस है। पार्टीज के बाद आपने क्या डिसाइड करना है? ऊपर हेडिंग इन द कोर्ट ऑफ मिस्टर सो एंड सो, नीचे पार्टीज ए वर्सेस बी, उसके बाद क्या लिखते हैं? टाइटल ऑफ। आपने दावा कौन सा करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने कौन सा दावा करना है? आपने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करना है, आपने सूट फॉर पोजीशन अंडर सेक्शन 9 करना है, आपने सूट पोजीशन अंडर सेक्शन 8 करना है, आप वो को शेयर आपने पोजीशन थ्रू पार्टीशन करना है। तो दिस इज द टाइटल ऑफ ए सूट। और टाइटल ऑफ द सूट में यू कैन जॉइन मोर क्लेम्स, मोर रिलीफ्स इन वन। बल्कि सेक्शन 42 हेड के अंदर तो ये है कि अगर आप ज्वाइन नहीं करते तो आपका दावा ही, अगर आपको कोई ऐसी रेमेडी है जो आपने मांगनी है और आप नहीं मांगते तो वो आपका दावा ही खारिज हो जाता है। वो दैट इज हिट बाय सेक्शन 42 का जो प्रोवाइजो है। तो आपने उसमें मसलन एक मकान का आपने डिक्लेरेशन भी मांगना है, आपने उसका पोजेशन भी मांगना है, आपने उसका मीन प्रॉफिट भी मांगना है, आपने उसका इंजेक्शंस भी मांगना है। तो ये सारे जो क्लेम हैं वो आप इकट्ठे करेंगे, ये बनेगा सूट फॉर डिक्लेरेशन, पोजेशन, रिकवरी ऑफ मीन प्रॉफिट एंड परमानेंट इंजेक्शंस। ये सारे क्लेम आप इकट्ठे कर सकते हैं। अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया जी कि ये चीज़ें करनी है, उसके बाद आपने क्या लिखना है? नरेशन ऑफ फैक्ट्स। नरेशन ऑफ फैक्ट्स, नरेशन ऑफ फैक्ट्स में यू आर एट लिबर्टी। सिर्फ ऑर्डर 7 में, ऑर्डर 6 में भी और ऑर्डर 7 में भी है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने लाजमी लिखनी है। वो रेलेवेंट टाइम पे डिस्कस करते हैं कि अगर आप वो ज़री जायदाद है, सर्वे नंबर है और उस तरीके से बाकी चीज़ें, वो रेलेवेंट टाइम हम डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स में आपने 10 पैरे लिखे हैं, 11 पैरे लिखे हैं, 12 पैरे जो भी है, फैक्ट्स लिखने हैं। फैक्ट्स की सीक्वेंस ये होनी चाहिए कि अगला फैक्ट पहले वाले फैक्ट से आप जो आप फैक्ट ने 5वें नंबर पे बताना है वो आपने पहले नंबर पे और पहले वाला 5वें नंबर पे लिख दिया तो कोर्ट को या किसी बंदे को कोई समझ नहीं आएगी। फैक्ट्स को नरेशन का एक ही तरीकाकार है कि जिस तरीके से हुए हैं उसी तरीके से लिखते जाएं। फैक्ट्स को नरेट करने का तरीकाकार क्या है कि जिस तरीके से हुए हैं इसी तरीके से लिखते जाएं। मसलन आपने सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन दायर करना है और आपके वालिद साहब की जायदाद है, तो फर्स्ट पैरे में आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट पैरे में लिखेंगे जी कि दिस प्रॉपर्टी वाज ओन्ड बाय माय फादर सच एंड सच, ठीक है। दूसरे में क्या लिखेंगे? भाई आप क्यों मालिक बने? भाई वो फोत हो गया। दूसरे पैरे में लिखेंगे दैट फादर ऑफ द प्लेंटिफ हैज बीन डाइड लीविंग बिहाइंड द फॉलोइंग लीगल एज। उसके बाद आप आगे लिखेंगे ये हमारा राइट है, इसमें हमारा इतना हिस्सा बनता है। अब अगर आप पहले लिख दें जी कि इसमें हमारा इतना हिस्सा बनता है, ये हमारे बाप की जगह थी, और उसमें आगे लिखते हैं जी वो फलां डेट को फोत हुए, तो आपने कोर्ट को भी समझाने के लिए और क्लाइंट को भी समझाने के लिए, और ये क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट तक यही प्लेंट जाती है। सुप्रीम कोर्ट में मैं तो कोई वकील नहीं हूँ, कमली साहब और समझवारी साहब हैं, वो सबसे पूछते हैं कि ये लिखा कहाँ है जी, आप बताएं पहले।
वह सबसे झगड़ा ही होता है जी कि प्लेंट जो ड्राफ्ट की होती है कि ये कहाँ लिखा है जी, ये जो आप फरमा रहे हैं ये कहाँ लिखा हुआ है, तो आपने लिखना है और उस सीक्वेंस से लिखना है कि उसको समझ आ सके। नरेशन ऑफ फैक्ट्स में बिकॉज प्लीडिंग इज नथिंग बट क्या है जी, इज प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स। इट इज नॉट सपोज टू हैव द एविडेंस, बल्कि मन है कि आपने एविडेंस नहीं लिखनी, आपने सिर्फ फैक्ट्स लिखने हैं। इट इज द विच डिस्क्लोजेज अ काज ऑफ एक्शन, लेकिन आपने कोई ऐसा फैक्ट छोड़ना नहीं है जिससे काज ऑफ एक्शन, मतलब आपने लिखा ही नहीं है कि वो उसका बेटा है, तो आपने एक ऐसा फैक्ट छोड़ दिया है कि जिसकी वजह से वो काज ऑफ एक्शन नहीं बन सकता। तो आप नरेशन ऑफ फैक्ट्स ने उस तरतीब से लिखना है और उस नरेशन ऑफ फैक्ट्स को तरतीब से इस तरह लिखना है कि जो तीनों रेमेडीज हैं वो उससे फ्लो आउट हों, कि इन फैक्ट्स से आपको तीनों रिलीफ मिलते हैं। आपको डिक्रेशन भी मिलना चाहिए, आपको पोजेशन भी मिलना चाहिए, आपको मीन प्रॉफिट भी। अब मतलब मीन प्रॉफिट के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, मीन प्रॉफिट के लिए आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये प्रॉपर्टी वो यूज़ कर रहा है, वो किराए पे ले रहा है, उसने आगे इससे फ़ायदा उठा रहा है, वो खुद वहाँ दुकान कर रहा है, तो मुझे इसका हिस्सा दिया जाए जितना मेरा हिस्सा बनता है। तो ये सारी चीज़ें अगर ये नहीं लिखेंगे तो आप मीन प्रॉफिट की हद तक आपका केस जो है वो उसका कोई काज ऑफ एक्शन नहीं बनेगा। उसके बाद 3 लीगल पैराज हैं, 3 लीगल पैराज है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका काज ऑफ एक्शन। काज ऑफ एक्शन, काज ऑफ एक्शन को लिखते हुए आपने ये देखना जरूर है कि आपका जो सूट है वो विद इन टाइम हो फ्रॉम लास्ट डे ऑफ अप्रूवल ऑफ काज ऑफ एक्शन। लास्ट डे ऑफ अप्रूवल ऑफ काज ऑफ एक्शन से आपका सूट विद इन टाइम होना चाहिए। वो लिमिटेशन में बहुत सारी ऐसी गुंजाइशें मौजूद हैं कि जिसमें आपका वो टाइम इनलार्ज हो सकता है। मसलन ये जो हर जमबंदी में एक नई गलत एंट्री आ जाती है तो ये गिव्स अ फ्रेश काज ऑफ एक्शन। तो आपने इस तरीके से अपनी प्लेंट को ड्राफ्ट करना है काज ऑफ एक्शन को कि आपने फर्स्ट काज ऑफ एक्शन, सेकंड, थर्ड और लास्ट उस वक्त लिखना है कि जब आपका सूट विद इन टाइम हो। अगर आपने लिख दिया है कि लास्ट डेट वर इज इन ईयर 2009 और आपने 2020 में दावा दायर किया है, तो ऑन द फेस ऑफ इट विल बी अ हिट बाय लिमिटेशन। और सेक्शन 3 ऑफ लिमिटेशन कहता है कि जो दावा भी लिमिटेशन के बाद दायर किया जाएगा वो डिसमिस कर दिया जाएगा। डिसमिस नहीं होता बल्कि वो रिजेक्ट होता है, बार्ड बाय लॉ। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ लिमिटेशन। तो काज ऑफ एक्शन का पैरा। उसके बाद कौन सा होता है जी? जुरिसडिक्शन का पैरा, कि आपने उस कोर्ट को जिस पे प्रेजेंट कर रहे हैं आपने उसको बताना है कि ये केस क्यों आपके पास दायर किया जा रहा है। और इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है सेक्शन 16 से लेकर सेक्शन 20 तक इस पे अबूर होना चाहिए। 16, 17, 18, 19 एंड 20 ये 5 सेक्शंस हैं जिसमें अब बताती हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस कहाँ होगा, मूवेबल प्रॉपर्टी का कहाँ होगा, अदर केसेस कहाँ होंगे, अगर 2 प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में तो कैसे होंगे। तो ये आपने उस कोर्ट को बताना है उस पैरे के जरिए कि हम आपके पास क्यों आ रहे हैं, इस कोर्ट को कैसे जुरिसडिक्शन हासिल है। और थर्डली क्या है? कोर्ट फीस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट फीस वाला जो है, बहुत सारे हमारे सीनियर दोस्त भी, मैं अपने समेत कह देता हूँ, अभी तक हमें क्लियर नहीं है कि कोर्ट फीस का इसको किस तरह करना है। ये इतना इम्पोर्टेंट पैरा है कि इस पैरे से आपकी ना सिर्फ उस कोर्ट की जुरिसडिक्शन डिसाइड होती है बल्कि एपलेट कोर्ट की भी जुरिसडिक्शन उसी से डिसाइड होती है। Section 18 of West Pakistan Civil Court Ordinance says that forum of appeal shall be decided as per the value mentioned in the plaint unless varied by the court। वो तो अथॉरिटी है ना, वहाँ ये नहीं लिखा होगा, वो जजमेंट है कि अगर कोर्ट उसको वेरी कर देती है तो फिर उसके मुताबिक होगा। अगर कोर्ट उसको नहीं छेड़ती है, वही रखती है, तो उसमें चाहे आपने 5 करोड़ की डिग्री का दावा, आपने 5 करोड़ की रिकवरी का सूट दायर किया है और आपको डिग्री मिलती है 20 लाख रुपए की। अब फोरम ऑफ अपील जो है वो कैसे डिसाइड होगा? 20 लाख के मुताबिक होगा या 5 करोड़ के मुताबिक होगा? 5 करोड़ के मुताबिक होगा, बिकॉज इट इज इमटीरियल दैट ऑफ व्हाट वैल्यू डिग्री वाज पास्ड। कोर्ट, द एपलेट कोर्ट हैज टू सी योर वैल्यू मेंशन्ड इन द प्लेंट। आपने 25 लाख रुपए का दावा दायर किया है, कोर्ट ने उसको में
इंटरेस्ट और चीज़ें मिला के उसने 10 करोड़ का डिग्री का कर दिया है, इवन देन द वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ अपील शैल बी द वैल्यू मेंशन इन द प्लेन। ये बहुत एक गलतुल्लाम बात है कि डिग्री अगर 5 लाख की होगी तो वो नीचे करते हैं। इट्स मीन कि अगर फिर दावा खारिज हो गया तो अपील ही नहीं होगी, फिर कहाँ से आप डिसाइड करेंगे? अगर आपने 5 करोड़ का है और 5 लाख की डिग्री हो गई है, तो अगर इस तरीके से करेंगे तो जिसकी फिर अगर वो दावा खारिज हो गया तो फिर क्या होगा? फिर तो अपील ही दायर नहीं होगी। तो इसका डिसीजन से कोई तल्लक नहीं होता। इसके लिए आपने एक ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 7 ऑफ कोर्ट फी एक्ट, और सेक्शन सूट वैल्यूएशन की कौन सी? 4 ऑफ सूट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन ऑफ सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी बाज़ दफ़ा अलहदा होती है जुरिसडिक्शन से, बहुत सारे केसेस में सेम होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा कोर्ट फीस के लिए अलहदा होती है और जुरिसडिक्शन के लिए अलहदा होती है। तो इसमें आपने दोनों वैल्यूएशन देनी होती है कि वैल्यू ऑफ सूट फॉर द पर्पज ऑफ कोर्ट फी एंड जुरिसडिक्शन इज सच एंड सच। मसलन सूट फॉर पोजेशन थ्रू पार्टीशन में उसकी जो कोर्ट फी असेस होती है वो होती है 10 टाइम्स ऑफ द एनुअल नेट प्रॉफिट, और उसकी जुरिसडिक्शन होती है 15 टाइम ऑफ द एनुअल, उसका जो लगान होता है जो मालिया लैंड रेवेन्यू पेड। वो एक दो केसेस हैं जिसमें अलग अलग होती है। वैसे अमूमन कोर्ट फी और जुरिसडिक्शन की एक ही वैल्यू होती है। तो ये लिखने के बाद अब आपने क्या लिखना है जी? प्रेयर। और प्रेयर में आपने ये देखना है कि आपने 4 मुतालबे किए हैं, 4 क्लेम्स लेके आए हैं, तो आप चारों अलग-अलग लिखें और उस तरतीब से लिखें जिस तरतीब के साथ वो आपको मिलने हैं। बिकॉज अनलेस यू विल नॉट बी डिक्लेयर्ड एज ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट क्लेम द पोजेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोर्ट से क्या मांगेंगे कि आई बी डिक्लेयर्ड ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, और एज ए कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ मुझे इसका कब्जा भी दिया है। फिर जब मुझे कब्जा दिया जाएगा तो जितना समय कब्जे से उठ रहा हूँ मुझे मीन प्रॉफिट भी दिलाया जाए, और ड्यूरिंग पेडेंसी ऑफ द सूट वो टेम्परेरी में है, और इसको जो है वो उसकी चेंज नेचर ना करें, वो आगे ना बेचें। तो उसका हर प्रेयर को आपने अलग-अलग हेडिंग में लिखना है। और प्रेयर के बाद आपकी एक लास्ट होती है, क्या होता है जी? वेरिफिकेशन ऑन ओथ। 1980 से पहले यहाँ ओथ नहीं होती थी वेरिफिकेशन। 80 में जब उन्होंने शामिल किया, फिर आर्डर 9 रूल 6 में उन्होंने अमेंडमेंट की, तो उन्होंने कहा जी क्योंकि उस प्लीडिंग्स ऑन ओथ होती हैं, प्लीडिंग्स ऑन ओथ होती हैं, तो अब रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लीडिंग्स जो है ना वो ऑन ओथ जो है वो उसमें कर दी गई हैं, तो ऑन ओथ वही आपकी एविडेंस शुमार की जाएगी। आर्डर 9 रूल 6 सेज कि व्हेन डिफेंडेंट डजंट अपीयर द कोर्ट शैल प्रोसीड द डिफेंडेंट एक्स पार्टी एंड शैल पास द डिग्री विदाउट रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस। और इसमें जजमेंट यही है कि, और ये उधर भी और इधर भी 1980 आई थिंक, उन्हीं सब देख रहे हैं, 1980 से पहले नहीं थी। 1980 में सर 1980 में आई थिंक है कि फर्स्ट इसमें किया गया कि अब वेरिफिकेशन अनोट होंगी। नो योर प्लेंट इज़ रेडी। इसके बाद हमने इसके साथ देखना होगा कि इसके साथ हमने एनेक्स क्या क्या करना है। इट इज़ द प्लेंट, इट इज़ अ प्लेंट। इसके साथ जितनी मिसलिनियस होती हैं, पिटीशंस होती हैं, दैट इज ऑलवेज ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ द प्लेंट। 72 में अमेंडमेंट, 72 में अमेंडमेंट लॉ रिफॉर्म 1972 में कि ये ऑन ओथ होंगे। तो मेरे ख्याल में आज तक काफ़ी है। कल से फिर इसको शुरू करेंगे कि इसको किस तरीके से ड्राफ्ट करना है, पार्टीज कौन सी होती हैं कौन सी नहीं होती। आप इसको इनफॉर्मल डिस्कशन में ले आते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन है वो ले लें फॉर्मल से। एक क्वेश्चन तो नहीं, एक शरारत है थोड़ी। ये सर ने बताया कि जो फॉर्म ऑफ सूट्स है ना वो सीपीसी में लगे हुए हैं, वो ज़रूर देखें। हमें पता चलता है कि जो बनाने वाले थे उन्होंने हमारे लिए जो दावा बनाने का तरीका है वो क्या सोच रखा था। और वहाँ पे मैं ये देखता हूँ पार्टीज जहाँ पे नेम है ना वहाँ पे वर्सेस नहीं लिखा हुआ, वहाँ अगेंस्ट है। मैं चाहता हूँ आप में से कोई नया दावा फाइल करने जा रहा हो तो ज़रा ट्राई करें दावे में, और वर्सेस की बजाय अगेंस्ट लिखे, देखिए होता क्या है। दूसरा सेक्शन ऐसे ना हो कि वो अगेंस्ट हो ही जाए। नहीं, एक ये बात। दूसरा, वो जो अपेंडिक्स है वही कहता है कि टाइटल जो है ना वो सिर्फ पार्टीज नेम कोई टाइटल कहते हैं।
तो ये वो चीज़ें हैं शायद जो हमें हम यूज़ करते रहते हैं ना अपने डेली लाइफ में, अपने प्रोफेशन में, हमें इसमें बड़ा करेक्ट होना चाहिए। हम कहते हैं ना टाइटल, वो पार्टीज नेम है। और तीसरी बात जो मैंने देखी, ऊपर रिलीफ कोई नहीं है। सो हम KPK में देखते, हमारी प्रैक्टिस यही थी कि हम पार्टीज नेम के बाद अपना पूरा दावे की समरी लिख देते थे। सीन में भी शायद है, सूट फॉर डिक्लेरेशन दिस 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 शुरू में, नीचे फिर हम नैरेटिव देते थे फैक्ट्स का। ये कहते हैं कि नहीं, पार्टी नेम दिया आपने, फ़ौरन शुरू हो जाए मसला क्या है। और आखिर में उसको प्रेयर नहीं कहते, आखिर में उसको रिलीफ कहते हैं कि आपने रिलीफ क्या मांगा हुआ है। काश हम दोबारा इस तरफ आ जाएं। और कोई अगर दावा लिखना चाह रहा है कोई इस दफ़ा, तो वो अगेंस्ट करे ऊपर, नीचे लिखे रिलीफ, मज़ा आ जाए। मेरी ये ख्वाहिश है देखने की। सेक्शन सर अगर आप करें तो हमारे साथ शेयर करिएगा। देखिए सेक्शन 104 जो हमारा इस्लामाबाद के हवाले से अमेंड हुआ है, क्योंकि उसमें सर से भी डिस्कशन पहले हुई थी, उसमें एक लिमिट दी गई है कि उससे बियॉन्ड जो होगा तो वो सूट्स फाइल होंगे कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज में, और फोरम ऑफ भी, तो वो लाजमन जो अमेंडेड है इस्लामाबाद के हवाले से 104 में वो सेक्शन 6 में उन्होंने दिया हुआ है। सेक्शन 6 में उन्होंने दिया हुआ है। अब उन्होंने 2 कैटेगरीज बना दी हैं। एक कैटेगरी ये है जिसमें अब 50 मिलियन तक है, और एक है 50 मिलियन से ऊपर। अब 50 मिलियन का तो वहाँ लिखा ही कोई नहीं होगा, 50 मिलियन वाला किधर जाएगा। वो एक उन्होंने दिया हुआ है 50 मिलियन से लेस, एक उन्होंने दिया है कि अबव देन 50 मिलियन, और वो दैट इज़ अ साइलेंट रिगार्डिंग 50 मिलियन। तो आप अगर कोई ऐसा दावा हो तो उसमें वैल्यूएशन लगाते हुए 50 मिलियन प्लस 1 कर दिया करें। एक सवाल है कि आपने कहा कि जब हम वैल्यूएशन ऑफ सूट लिखते हैं उससे हम डिटरमिन करते हैं 1 के फोरम कौन सा है, लेकिन एपिलेट फोरम का भी पता चलता है। इस्लामाबाद में अब शायद एपिलेट फोरम के हवाले से उसकी रिलेवेंसी रही नहीं है, क्योंकि कि अब जितना भी दावा होगा, अगर डिग्री हो गया आप हाई कोर्ट जाएंगे। अब तो सर उन्होंने वैसे उसमें जो लिख दिया ना, उन्होंने वैल्यू ऑफ सूट के बजाय वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर लिख दिया। ये एक अलग काम शुरू हो गया कि अब सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट जिस तरह 180 अब अगर डिक्लेरेटरी सूट है जो पहले आप अपनी मर्जी का उसमें लिख देते थे 200 रुपये, अब तो सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी मालियत के मुताबिक होगा। कंफ्यूजन है, लेकिन एक चीज़ में अगर आप करेक्ट कीजिएगा कि इंटरम ऑर्डर के खिलाफ अगर अब अपील है, उसकी मालियत जितनी भी है, सपोज 4.5 करोड़ का दावा नीचे चल रहा है और स्टे खारिज हो जाता है या स्टे ग्रांट हो जाता है, नेक्स्ट फोरम में जाएंगे। नेक्स्ट फोरम डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट फोरम असल में मैं, क्योंकि हमने जो चैलेंज किया हुआ है इसीलिए चैलेंज किया हुआ है, सर के लिए भी है कि 2 फोरम हो नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे ये इट इज़ अ लॉ कि अगर आप किसी आर्डर के खिलाफ अपील प्रोवाइडेड नहीं है और आपके खिलाफ एक आर्डर हो गया है, पास हो गया है, तो वाइल चैलेंजिंग द मेन जजमेंट यू कैन इवन चैलेंज दैट ऑर्डर। अब इसमें उन्होंने 2 स्कीम्स दे दी हैं कि डिग्री के खिलाफ तो अपील जो है वो उधर जाएगी और ऑर्डर के खिलाफ इधर अपील जाएगी। तो ये किसी भी और में नहीं है। ये इस्लामाबाद में है, KPK में उन्होंने किया था, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। पंजाब में भी ये नहीं है। बहुत सारी चीज़ें वो, क्योंकि हमने चैलेंज किया हुआ है, वो वहाँ ही डिस्कस करेंगे। बच्चों की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है उनकी। वो क्वेश्चन है तो नहीं तो फिर इसको क्लोज। सर मेरा क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है सर बेसिकली। एक वैल्यूएशन ऑफ सोर्स से रिलेटेड है सर, और सेकंड अगर फैक्ट से रिलेटेड है। अगर फैक्ट्स में से अगर कोई जो फैक्ट है वो मिस कर जाए तो ये क्यूरेबल है। तो सेकंड सर क्वेश्चन सर जी सर, वैल्यूएशन ऑफ द सोर्स से रिलेटेड सर, हम लिखते हैं कि फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन और कोर्ट फीस द वैल्यू ऑफ दिस लाइक दिस। अगर कोई प्रॉपर्टी जिसका अमाउंट करोड़ों में हो, लेकिन हम उसके जो है ना फॉर द पर्पस ऑफ जुरिडिक्शन या कोर्ट फीस बहुत ही कम वहाँ पे मेंशन करते हैं, तो उसके अगेंस्ट जो दूसरी पार्टी है वो क्या ऑब्जेक्शन डाल सकती है? ये देखिए, ये जिस तरह सर ने फरमाया ना, 74 CF कोर्ट फी एक्ट गिव्स यू द अथॉरिटी के 200 करें, 2 लाख रुपए करें, ये आपकी अपनी डोमेन है। सूट फॉर डिक्लेरेशन में 74A में उन्होंने अब कह दिया है, लेकिन वो क्योंकि पंजाब की अमेंडमेंट है, फेडरल की नहीं है। यहाँ 4C है। 4C सेज के व्हेन यू आर फाइलिंग अ सूट फॉर डिक्लेरेशन, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तो आप ये नहीं कर सकते। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में तो वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर के साथ होगा। ज़्यादा ये आता ही सूट फॉर डिक्लेरेशन में है। तो सूट फॉर डिक्लेरेशन में आप कोई भी वैल्यू मुकर्रर कर दें, इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता, इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन बात दफ़ा ये है कि सूट फॉर डिक्लेरेशन के साथ आपने कोई ऐसा क्लेम और भी किया, रसूल रिकवरी ऑफ मनी किया होता है, मीन प्रॉफिट की, मीन प्रॉफिट में 15 रुपये का टिकट लगता है, लेकिन आपने कोई ऐसा क्लेम और किया होता है, कैंसिलेशन ऑफ ए डॉक्यूमेंट किया होता है,
तो फिर उसकी वैल्यू उस कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट को जरिए भी होगी। और इसमें फिर एक लंबी बहस है कि कौन सी डिक्लेरेशन विदाउट कैंसिलेशन हो सकती हैं और कौन सी विदाउट कैंसिलेशन नहीं हो सकती। ये आई थिंक 1971 ढाका 979 को मैं बता दूंगा। उन्होंने कहा कि व्हेन यू एक्सेप्ट योर पार्टिसिपेशन इन दैट डॉक्यूमेंट विदाउट गेटिंग दैट डॉक्यूमेंट कैंसिल्ड यू कैन नॉट गेट डिक्लेयर योर राइट, and when you denying your participation even without getting that cancelled you can get declared your right। तो ये एक बड़ी लंबी बहस है। आपका क्वेश्चन ये था कि क्या वो ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब ऑब्जेक्शन को कोर्ट ने इस तनाज़र में डिसाइड करना होता है। फैक्ट्स की आपने एक बात कही, फैक्ट्स दुरुस्त हो सकते हैं, एडमिशन दुरुस्त नहीं हो सकते। अगर उस फैक्ट में कोई आपका एडमिशन है ना, तो फिर वो आपने वहाँ एक चीज़ एडमिट कर ली हुई है और बाद में आप कहते हैं जी ये करेक्ट करना है, तो वो करेक्ट नहीं हो सकती। आप मतलब आपने लिखा है जी कि आई एम द सन ऑफ दैट पर्सन, बाद में आप कहते हैं नहीं जी हम तो लिखना चाहते आई एम द ग्रैंड सन, आई एम द दैट, या आपने उसमें डिफेंडेंट के बारे में लिखा है ही द स्टेप सन या ही इज अ रियल सन, और बाद में आप कहते हैं नहीं जी हमने भूल गया था, मैंने रियल सन नहीं है, ही उसका जो है ना वो जो है स्टेप सन है, उसकी वालदा है। तो ये जो चीज़ें दीज अमाउंट्स टू एडमिशंस, एडमिशंस कैन नॉट बी करेक्टेड। आपको वैसे है तो ऑर्डर 6/16 भी है, ऑर्डर 6/17 भी है। आप इवन दूसरे की प्लीडिंग्स में भी अमेंडमेंट करा सकते हैं, अपनी प्लीडिंग्स में भी करा सकते हैं, लेकिन एडमिशंस को ना विशिएट कर सकते हैं ना उसको करेक्ट किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। ये सर ऑनलाइन बंद करें ना तो मैं बंद कर